सौभाग्य की बात है कि हम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी जी से हम बातचीत कर पा रहे हैं। आपका आकाशवाणी की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने अपना जीवन भर उस कार्य में लगाया जिससे कि शोषित बच्चे हैं उनके जीवन में कुछ आशा की किरण ला पाए और उन्हें भी सपने देखने लायक बनाने के लिए जो प्रयास किया है अनुकरणीय है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप कहते हैं कि बच्चे अगर शिक्षित हों तो आगे एक के बाद एक कड़ी जो है खुलने लगती हैं, उनके जीवन स्तर सुधरने लगता है। कुछ बताएं इस बारे में। एक तो मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस वक्त भारत में हम इस मुद्दे को उठा रहे थे आज से करीब 35-36 साल पहले और भी ज्यादा हो गया, उस वक्त भी आकाशवाणी ने बहुत दबे कुचले शोषित वंचित बच्चों की बात को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। जहां तक मेरे जीवन के लगाने का सवाल है, अभी तो मैंने पूरा जीवन नहीं लगाया है। जिस वक्त मेरा जीवन पूरा होगा उस वक्त भारत में और दुनिया में बाल दास्ता का अंत हो चुका होगा और हर बच्चा स्कूल के अंदर होगा। इसलिए मैं पूरे न केवल महत्वाकांक्षा और विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, बल्कि मैं ठोस प्रमाणों के साथ ये कह सकता हूं कि बाल दास्ता का अंत बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जिस वक्त हमने ये शुरू किया उस वक्त ये कोई मुद्दा नहीं था, ना हमारे देश में ना दुनिया में। इस तरह की कोई सोच नहीं थी। लोग सोचते हैं गरीब के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, कोई अजूबी बात नहीं है, नई बात नहीं है। लेकिन मैंने विनम्रता पूर्वक ये महसूस किया कि ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें मानवीय गरिमा, मानवीय आजादी, मानवीय सम्मान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके साथ मजाक हो रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे इस मुद्दे को हमने उठाया, लेकिन हमारे मुद्दे को उठाने के तरीके का असर ज्यादा गहरा पड़ा, क्योंकि हम उस पर न केवल लोक जागरण की बातें कर रहे थे या नीतिगत परिवर्तन की बात कर रहे थे, बल्कि हमारी कोशिश थी कि हम सीधी कार्रवाई के द्वारा बच्चों को आजाद करा सकें। और हमने करीब 85,000 बच्चों को गुलामी से आजाद कराया भारत में। विश्व में ये संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां दूसरे संगठनों के माध्यम से हम ये काम करते हैं। लेकिन हमारे बड़े अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल मार्च है उसके तहत, और अब कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन है उसके तहत काम करते हैं बहुत सारे संगठन। जहां तक शिक्षा का सवाल है, मैं ये महसूस करता हूं कि पढ़ाई और आजादी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पढ़ाई के बगैर आजादी हासिल नहीं हो सकती और आजादी के बगैर पढ़ाई हासिल नहीं हो सकती। तो स्कूल जाने की आजादी, आगे बढ़ने की आजादी हर बच्चे को मिले, इसके लिए बाल मजदूरी और गुलामी का अंत हो। और अगर अच्छी पढ़ाई सबको मुहैया कराई जाए तो निश्चित तौर पर बाल मजदूरी का भी अंत होगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ साथ लड़ी जा रही हैं। सत्यार्थी जी, बाल मजदूरी के साथ ही और दूसरी बातें हैं। बच्चे आजकल विभिन्न परिस्थितियों के कारण नशा और ऐसी आदतों की ओर उन्हें धकेला जा रहा है, उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। ऐसी गरीब और जो शोषित बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। देखिए, ये पूरा का पूरा एक धंधा है, एक रैकेट है, एक तंत्र है जिसका लाभ बहुत लोग उठा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में 3 बड़े काले धंधे हैं। बच्चों का व्यापार या बाल तस्करी, दूसरा नशीली दवाइयों का, नशीले पदार्थों का दुर्व्यापार, और तीसरा है ये जो हथियार हैं, गैर कानूनी हथियार हैं, इनकी तस्करी। ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसके खिलाफ हमें सबको लड़ना होगा। भारत में इस लड़ाई को हम लोग न केवल सामाजिक जागरूकता और चेतना के स्तर पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि कानूनी तौर पर इसका प्रावधान बने। हमने एक जनहित याचिका दायर की, उसी का परिणाम निकला कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इसके उपाय खोजे जाएं, और एक उपाय यह है कि शिक्षा में, शिक्षा नीति में और करिकुलम में ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को बताया जाए कि ये बुराई है और इस बुराई के खिलाफ हम सबको लड़ना है। इस बात को पहले कभी सोची नहीं गई थी कि बच्चों के पाठ्यक्रम में ये सारी बातें शामिल किया जाए, जिससे कि वो बड़े होते होते उनके मन में ये बातें बैठ जाएं कि क्या काम गलत है, कैसे होता है, क्यों होता है।
ये पहले सोचा नहीं गया, शायद किसी न किसी को तो सोचना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि भारत में सैकड़ों समस्याएं हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत 100 समस्याओं की धरती है, लेकिन 1 अरब समाधानों की भी धरती है, और साधारण लोगों से ये समाधान निकलते हैं। और मैं वैसा ही एक साधारण व्यक्ति हूं जो इस तरह के समाधान खोजता रहता हूं, क्योंकि हमारी धरती की देन है, हमारी परंपरा है, इसलिए हम कोई ना कोई समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। और ये समाधान भी हमने निकाला, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार करके सरकार को कहा कि इसको लागू कीजिए। आपने करोड़ों की बात की, लाखों की बात की, तो क्या 10 करोड़ के लिए 10 करोड़ की जो आप पहल कर रहे हैं? देखिए, मैं ये महसूस करता हूं कि पारंपरिक तरीके से इस दुनिया को सुरक्षित दुनिया नहीं बनाया जा सकता, इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया नहीं बनाया जा सकता, हंसती खेलती आजाद दुनिया नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत कहीं छुपी पड़ी है, उसका इस्तेमाल किया जाए। और वो ताकत कहीं ना कहीं गलत दिशा में मुड़ जाती है अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो जाए। तो वो है नौजवानों की ताकत। दुनिया में 10 करोड़ से अधिक बच्चे और नौजवान हिंसा के शिकार हैं, गुलामी के, दुर्व्यापार के, अशिक्षा के शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की जो करीब करीब 2 अरब आबादी है, वो 18 साल से नीचे की है। तो 2 अरब लोगों में से मैं 10 करोड़ ऐसे नौजवानों को ढूंढ रहा हूं जो उन 10 करोड़ दूसरे बच्चों और नौजवानों की आवाज बन सकें, उनके लिए परिवर्तनकारी नेतृत्व दे सकें और सुनिश्चित कर सकें कि एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो अलग अलग विभागों में नहीं बटी रहेगी, बल्कि नजदीक आएगी ये दुनिया, जहां 10 करोड़ के लिए 10 करोड़ बच्चे काम करेंगे। तो सत्यार्थी जी, यहां और जानना चाहेंगे, इस संपूर्ण प्रक्रिया में इंसानों की मानसिकता और उनके लिए जो सोच में प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उसे किस प्रकार निर्धारित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है? देखिए, कोई भी सामाजिक बुराई जो अपराध भी होती है, जो व्यवस्था के साथ भी जुड़ी हुई होती है, उसके खात्मे के लिए तरह तरह के प्रयास करने पड़ते हैं, जिसमें लोक जागरण की एक बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों में चेतना जगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सरकारें भी कानून बनाएं, नीतियां बनाएं, उनको लागू करें, वो भी उतना ही जरूरी है। जो ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तस्करी है, उसके खिलाफ एक कानून बनाने के लिए हम लोग बहुत साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी तरह जो किशोर न्याय अधिनियम है, उसको बनवाने में हम लोगों ने काफी जोर लगाया और उसको परिवर्तन कराने में भी हमारे संगठन की बहुत भूमिका रही। तीसरा, अभी जो एक और कानून बना, बाल मजदूरी का कानून, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। तो नियम जो बन रहे हैं उस कानून के, उसमें हम लोग शामिल हैं, और कुछ जो लेकुना, कुछ जो कमियां खामियां रह गई हैं, उनको नियमों के द्वारा दूर करके बाल मजदूरी को पूरी तरह खत्म करने का कानून बनेगा। और इसी के साथ एक बात और जानना चाहेंगे सर, विश्व स्तरीय आपने एक विशेष आयोजन करवाया था, लीडर लॉरिएट्स, इसका मुख्य क्या उद्देश्य था? देखिए, लॉरिएट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन, या बच्चों के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता और विश्व भर के नेता इकट्ठे हों, ये मेरे मन में बहुत दिनों से कल्पना थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कमी दुनिया में है। वो है एक नैतिक आवाज की कमी। किसी भी मुद्दे पर नैतिक ताकत की, नैतिक आवाज की कमी है, और इस आवाज को बच्चों के हक में खड़े करने के लिए मैंने एक पहल की हमारे कई साथियों के साथ मिलकर, और राष्ट्रपति जी ने इसकी अगवानी की और राष्ट्रपति भवन में ही इसे आयोजित किया गया। तो पहली बार दुनिया में 14 नोबेल शांति पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार विजेता, और करीब इतनी ही बड़ी संख्या में विश्व नेता, जो कोई राजा, राजकुमारी, इस तरह के लोग हैं, प्रिंसेस हैं, या भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, इस तरह के लोग इकट्ठे हुए, और एक बहुत मजबूत घोषणा पत्र के साथ, उसको हम कह रहे हैं विल फॉर चिल्ड्रन, तो विल फॉर चिल्ड्रन के एक डॉक्यूमेंट के साथ इसका समापन हुआ, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन इस बीच में हिंसा के जो भी शिकार हो रहे हैं बच्चे, उसमें एक बड़ी आवाज, उसको रोकने के लिए एक नैतिक आवाज लॉरिएट्स एंड लीडर्स की बने, ये हमारी कोशिश है। आप देखें कि दुनिया भर में हर 7 में से 1, यानी करीब 1 अरब की आबादी किसी न किसी प्रकार से कन्फ्लिक्ट या अंतर्द्वंद्वों की शिकार है। ऐसे कन्फ्लिक्ट जो कि बहुत नुकसानदायी हैं, हिंसा पैदा कर रहे हैं, अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं, शिक्षा में अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे करीब 1 अरब
लोग इसके शिकार हैं, उनमें आधे बच्चे हैं। तो आधे बच्चे मतलब समझिए कि लगभग हर 7 में से एक बच्चा इसका शिकार है, और कुल मिलाकर हर 7 लोगों में से एक व्यक्ति इसका शिकार है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसके खिलाफ कूटनीतिक तरीके से जो पहल हो रही है, राजनीतिक तरीके से जो पहल हो रही है, वो अपने आप में शायद पर्याप्त नहीं है। इसलिए नैतिक स्तर पर एक बहुत मजबूत पहल की जरूरत है, और इसलिए हमने इसकी शुरुआत की है। अंत में एक और प्रश्न कि स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे गांव, कस्बे, यहां जिस तरह की मानसिकता रहती है लोगों में, उसमें परिवर्तन, उसमें सकारात्मक सोच के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, हमें 2 चीजें करनी है बड़ी। एक तो हमें सवाल उठाना सीखना चाहिए। हजारों साल से हमारे दिमागों में जो भरा गया है उसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं और बहुत सारा कचरा भी है। उस कचरे को साफ करने के लिए हमें सवाल उठाने का मादा पैदा करना चाहिए समाज में, और ये काम नौजवान करेंगे कि ये नौजवान सवाल खड़े करें उन बुराइयों के खिलाफ, उन कुप्रथाओं के खिलाफ जिससे हमारी मानसिकता प्रदूषित है। जब आवाज उठाएंगे तभी तो अस्वीकार करेंगे। जब सवाल खड़े करेंगे कि ये चीज क्यों है, हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, हम जात पात क्यों मान रहे हैं, बताइए, हम छुआछूत क्यों मान रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता ये सब चीजों में क्यों पड़े हुए हैं, ये सवाल उठाएंगे बच्चे, तो ये बदलेगा समाज, वो मानसिकता टूटेगी। दूसरी चीज इसमें है कि लोग चुप्पी तोड़ें, सवाल उठाएं और चुप्पी तोड़ें। 10 लोग भी चुप्पी तोड़ेंगे तो वो आवाज 1000 लोगों तक पहुंचेगी, 100 लोगों तक पहुंचेगी, फिर शायद और 10 लोग चुप्पी तोड़ें, तो ये पूरा का पूरा चक्रवात की तरह फैलेगा। सवाल उठाना और चुप्पी तोड़ना साथ साथ चलेगा समाज में, तो मानसिकता बदलेगी। और इसके लिए मैं पूरा अब जो लगा रहा हूं भारत में और दुनिया में। और जहां तक भारत का सवाल है, मैं बहुत विश्वस्त हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। सत्यार्थी जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपने अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, हमारे युवाओं को जरूर प्रेरित करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।